नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहा हूं जो कि मोटिवेशनल गुरु हैं और पंचगव्य आधारित चिकित्सा करती हैं, साथ ही हैप्पीनेस की एक्सपर्ट भी हैं। जी हां, आज हमारे साथ हैं सीमा स्वस्ति। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रॉडकास्ट मंत्रा में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके साथ मोटिवेशनल गुरु भी हैं, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं और कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारी है उनका इलाज आज पंचगव्य से करती हैं। कैसे यात्रा शुरू हुई आपकी? मैं आपको बताऊं कि जब भी आपके एक नाम के आगे बहुत सारे डेजिग्नेशंस लगते हैं या पद दिए जाते हैं, इसके लिए ईश्वर आपको चुनता है। तो ना ही कभी आप कोई उद्देश्य लेकर पैदा होते हैं, उद्देश्य आप अपने लिए चुनते हैं। तो ईश्वर के आदेशानुसार मैं सभी काम करती हूँ और मेरे उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और जब तक जोश नहीं होगा तब तक आप हेल्थ की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते, और जब तक आपके पास हेल्थ नहीं होगी तो आपके पास हैप्पीनेस नहीं आ सकती है। और इन दोनों चीज़ों को लेने के लिए मुझे पंचगव्य की तरफ कदम बढ़ाना ही पड़ा, क्योंकि पंचगव्य जो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा तत्व है जो हमारी भारतीयता की धरोहर है और उस धरोहर को हम लोगों को मिलकर आगे लेकर जाना है। सबसे कहा भी जाता है ना कि सबसे बड़ा सुख है वो निरोगी काया, और कोरोना के बाद तो लोगों ने समझ लिया है और कोरोना ने समझा भी दिया है कि सेहत से खिलवाड़ दी। तो ऐसे में जो पंचगव्य है वो उसकी चिकित्सा, उसको कैसे, उसकी बढ़ोतरी कैसे हो रही है रोज़मर्रा की, अगर हम मेंटल हेल्थ को लेकर बात करें? देखिए, अगर मैं बातें करूं कि अंग्रेज़ी थेरेपी, होम्योपैथिक थेरेपी, आयुर्वेदिक थेरेपी या पंचगव्य थेरेपी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थेरेपीज इन आवर वर्ल्ड। हमारे संसार में यूनानी थेरेपी भी है। सभी अपना अपना काम कर रहे हैं और सभी अपनी अपनी जगह पे सही भी हैं। लेकिन पंचगव्य जो थेरेपी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है हमारे मन के ऊपर भी काम करती है, हमारी आत्मा को भी परमात्मा से कनेक्ट करने की ताकत रखती है और हमारे शरीर को तो बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफाई करती ही करती है। सबसे बड़ी बात है कि जो पंचगव्य है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, अगर आप ये प्रश्न करोगे कि ये आत्मा से किस तरह से कनेक्टेड होती है, तो जो हमारी गौ माता है, आपने, जब मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को तो अक्सर ये प्रश्न आता है कि हम और प्राणियों को माँ के रूप में क्यों नहीं देखते हैं, सिर्फ गाय को ही माँ के रूप में क्यों देखा जाता है? क्योंकि माँ के पास, गौ माता के पास ऐसी कुछ तो खास बात होगी कि जिससे कि हम लोग, बचपन से आपने निबंध भी पढ़े हैं और हम अपने बाप दादा या बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि जो गाय है वो माँ है। तो स्पेशल इसी को ही माँ हम क्यों बोलते हैं? कुछ तो एक ऐसी चीज़ इसके अंदर होगी। लेकिन आज की जनरेशन जो है, या हमारे जो जिनको जागरूकता नहीं है या जिनको अवेयरनेस नहीं है, वो सिर्फ एक माँ बोल के कि धर्म से जोड़ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये धर्म से जोड़ने का प्राणी है नहीं। ये हमारे, अगर आप बोलोगे ना, तो इसको, ये चलता फिरता चिकित्सालय है, चलती फिरती डिस्पेंसरी है। हम इसको, गाय को ऐसे बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक अमूमन ये देखा जा रहा है कि कैंसर जो है वो एक बड़ा जानलेवा तो है ही है और तेज़ी से फैल रहा है। पंजाब में तो आपने देखा कि कैंसर ट्रेन भी चली है, खान पान, केमिकल खेती है। तो ऐसे में क्या आप सलाह देंगे और कितने ऐसे मरीजों को आपने पंचगव्य से कैंसर के को ठीक किया है, और जो कैंसर पीड़ित हैं वो कैसे अपने जीवन को बचा सकते हैं कैंसर जैसी महामारी से? देखिए, कैंसर, जैसे कि नाम से लोग डर जाते हैं, कैंसर से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मान लिया अगर मेरा आज टेस्ट कराती हूँ और मुझे कैंसर किसी कारणवश निकल के आता है, तो सबसे पहला मेरा सुनते ही मेरा क्या होगा कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगी और मैं एक भय का बीज अपने मन के अंदर बिठा लूँगी कि मुझे कैंसर हो गया, शायद मैं 2-4 साल में ख़त्म हो जाऊँगी। तो कैंसर जो है, दिस इज़ एक नेगेटिव सोच, एक ये फियरफुल सोच है। ये सिर्फ एक सोच ही बोलूँगी। जिस तरह बुखार होता है, इसी तरह कैंसर है। कैंसर आपकी बॉडी में भी वायरस मिलेंगे, मेरी बॉडी में भी है, और जो कैंसर का इलाज करते हैं डॉक्टर्स, उनकी बॉडी में भी कैंसर पाया जाता है। डिपेंड्स कि हम उसको ले किस तरह से रहे हैं। कैंसर को इतना ज़्यादा भयावह रूप दे दिया गया है
अब या तो आप बोलो कि WHO की देन है, या आजकल का जो एक हम बहुत आसानी से गूगल मैप करते हैं, गूगल को देखते हैं, तो और गूगल में देखते समय हम लोग कैंसर ये असाध्य रोग है, ये गंभीर रोग है, तो हम लोग पढ़ पढ़ के सुन के अपने दिमाग में एक ऐसी सोच बना लेते हैं कि हम उससे डरने लगते हैं, जबकि डरने की ज़रूरत नहीं है कैंसर से। रेमेडी क्या है, इसका इलाज कैसे हो सकता है? अगर मैं कोई जानता नहीं है पंचगव्य के बारे में, आप उसको कैसे गाइड करेंगे कि अगर आपको कैंसर के बारे में पता लगता है, शुरुआती रुझान इस तरह का मिलता है कि कैंसर है, तो एक आम आदमी कैसे पंचगव्य का इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, कैंसर जैसी बीमारी को मैं अगर आप बोलूं कि आप केवल पंचगव्य से ठीक कर सकते हैं, ये नामुमकिन है। हम जब तक पंचगव्य को वनस्पति के साथ जोड़कर आपको नहीं देंगे या लोग नहीं लेंगे, तब तक वो आपको फ़ायदा नहीं करेगी। गौमूत्र में और गंगा जल में एक बहुत बड़ी समानता है कि ये कभी ख़राब नहीं होते। क्यों आप घर में गंगा जल रखते हो, क्यों आप घर में गौमूत्र रखते हो? क्योंकि ये दो जो जल, जिसको मैं बोलूँगी, आप लोग गंगा जल बोलते हो और गौमूत्र बोलते हो, ये जो है ये कभी ख़राब नहीं होंगे, ख़राब नहीं होते। दूसरी बात, अगर आप सब्जियाँ, आपके घर में जो सब्जियाँ आती हैं जो पेस्टिसाइड वाली होती हैं, अगर आप गंगा जल में धो के पीते हो तो शुद्ध हो जाती हैं, और अगर आप ये गौमूत्र में धोकर बनाते हो सब्जियाँ, तो उसका एक जो टेस्ट होगा वो एक अलग होगा। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा क्या है गौमूत्र में कि जो सब्जियां साफ़ हो जाती हैं या वनस्पति साफ़ हो जाती है? सबसे बड़ी बात है कि जो भी औषधि है, मान लिया हम तुलसी की बात करें या पीपल की बात करें या नीम की बात करें, बहुत सारी औषधि हमारे, हम जिस देश में हम लोग रहते हैं वो तो कदम कदम पे वनस्पतियां हैं। वो वनस्पति के साथ जब हम गौमूत्र का सम्मिश्रण करके एक अर्क तैयार करते हैं, उस औषधि का मतलब जो उसकी कंटेंट है, जिसको न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं, वो 10 गुना बढ़ जाते हैं। यानी कि तुलसी का पत्ता आप काढ़े में बना के पी रहे हो, उबाल कर पी रहे हो, उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। यदि आप गौमूत्र में हल्दी और तुलसी के पत्ते को उबाल के पी रहे हो, उसका फ़ायदा आपको 100 गुना ज़्यादा होगा। आपने कहा कि सब्जियों को, ये तो केमिकल युक्त तो आ ही रही हैं, बड़ा खतरे से हम हर रोज़ खेलते हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि गौमूत्र से सब्जियों की धुलाई हो, उनको साफ़ किया जाए, या कैसे, क्या फार्मूला आपने बताया? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि गौमूत्र आप बोल किसको रहे हैं, गौमूत्र है क्या? क्या आप दिल्ली NCR में या हरियाणा में, पंजाब में, जो भी आप, मतलब पूरे भारतवर्ष में मैं बोलूँगी, क्या आप 4 पैर के प्राणियों को गाय बोलते हो? क्योंकि जागरूकता नहीं है तो 4 पैर के जो प्राणी, विशालकाय प्राणी दिख रहे हैं, वो आप उसको गाय बोलते हो। क्योंकि हम भी बच्चों को सिखा देते हैं दिस इज काउ, एक्चुअली वो गाय है नहीं। तो सबसे पहले जागरूकता बताने के लिए कि भाई हमें सब्जियों को कैसे धोना है, उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी गौमूत्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो शुद्ध भारतीय देसी गाय होनी चाहिए। अब शुद्ध भारतीय देसी गाय कहाँ पाई जाएंगी? वो ज़्यादातर, क्योंकि हम दिल्ली वाले तो हम नहीं रख सकते हैं, और ना ही दिल्ली NCR में गाय पाई जाती हैं। तो दिल्ली में जितनी भी MCD की आप गौशाला देखते हैं या और भी जहाँ कहीं देखते हैं, क्योंकि ये जो एक ऐसा विषय है, इसमें मैं कटाक्ष भी करूँगी थोड़ा सा, कुछ कड़वी बातें भी बोलूँगी और कुछ कड़वी और सच्ची बातें बोलूँगी कि जो कि सीधा जाके सिस्टम पे भी लगती है और लगनी भी चाहिए। क्योंकि यहाँ प्रश्न उठता है हमारे और आपके स्वास्थ्य का, और जहाँ हमारे और आपके स्वास्थ्य का, यानी कि प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य का प्रश्न उठता है, वहाँ पर हमें किंचित भी किसी भी प्रकार का लेश मात्र विचार दूसरा नहीं लाना चाहिए। हमें विकल्पों पर नहीं चलना चाहिए कि जो रास्ता है वही रास्ता। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ पाथ ऑफ ऑप्शनल, कि इसका ऑप्शनल क्या है या इसका विकल्प क्या है। गौमूत्र का कोई भी विकल्प नहीं है। शुद्ध भारतीय देसी गाय का गौमूत्र अगर आप लेते हैं और अगर आपके घर में है, वही पीने योग्य है, वही इस्तेमाल करने योग्य है। नहीं, लेकिन इसका मानक सीमा जी क्या हो, क्या कोई लेबोरेटरी, एक आम आदमी कैसे ये करे? ये तो एक बड़ी दुविधा की बात है कि पहले देसी
गाय को ढूंढिए, फिर उसके मूत्र को ढूंढिए, तब स्वास्थ्य। तो ये तो कैसे इसको होगा, ये थोड़ा सा अपने अनुभव से देखिए, पहले तो क्या था कि हमारा भारतीय परिश्रमी था, गौ पालन घर घर में होता था। जिस समय ब्रिटिशर्स हमारे पास रूल करने के लिए हम लोगों को आए, तो कुछ तो हमारा जो हमारी त्रासदी थी, हमारा नुकसान था, वो मुगल्स ने किया। और उसके बाद जो बचा कुछा हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, विरासत थी, वो अंग्रेज़ों ने ख़राब की। उन्होंने ख़राब की और हमने ख़राब होने दिया, क्योंकि हम तो उस समय नहीं थे। हो सकता है कि शायद मैंने भी पिछले जन्म में ऐसा कुछ काम किया होगा कि मेरे सामने हमने वो गलत काम किए जो मुगल्स ने या ब्रिटिशर्स ने हमसे करवाए हैं। हो सकता है हमने किया, और इस जन्म में भी हम भी कर ही रहे हैं। आज के समय भी हम लोग गलत काम कर ही रहे हैं। लेकिन क्या है कि देसी गौ माता की सबसे पहली बात तो कि पहचान होनी चाहिए आपको कि देसी गौ माता होती किस तरह की है। मैं भी आपको इसी वीडियो में 3-4 जो दिखने वाले, जिससे कि आप पहचान बना सकते हैं। सबसे पहले, जिस भी गाय का हम, यानी आप कुकुत बोलते हो, कुबड़ बोलते हो, हम बोलते हो, जिसके ऊपर की जो आप उठावन होता है, जो उठा हुआ भाग होता है गाय का, जितना अधिक उठा हुआ होगा वो शुद्ध भारतीय देसी गाय है। दूसरी बात कि इसका जो गल कंबल है, यानी कि गर्दन से लेके जो कमर तक इसका जो भाग है, वो बड़ा लहराता हुआ और बहुत ही ज़्यादा लंबा लटकता जिसका ज़्यादा होगा, वो देसी गाय है। तीसरी पहचान कि अगर आप थोड़ा सा अपने आप को एकाग्र करो और अपने आप की माइंड को अपने आप को करो कि अगर आप जर्सी गाय का चेहरा अपने आँखों के सामने लेकर आएंगे और देसी गौ माता का चेहरा अपने आँखों के सामने लेके आएंगे, तो एक जो ममता आपको, अगर आप विश्लेषण करने वाले हो, तो अगर आप विश्लेषण करते हो, एनालाइज करते हो कि किस तरह का एनिमल कौन है, तो देसी गौ माता की जो आँखें हैं, उनकी आँखों में एक ममता है, करुणा है, एक अफेक्शन है, एक आसक्ति है। वो आपको ऑटोमेटिकली दिखेगी अगर आप भारतीयता की दृष्टि से देख रहे हो तो। और अगर जर्सी गाय की अगर आप देखोगे तो एक अलग तरह की क्रूरता और एक अलग, मतलब आपको बहुत खूबसूरत नज़र नहीं आएगी वो। अब आप ये बोलेंगे कि ये इन 3 जो चीज़ें आपने विशेषता बताई हैं, जो दिखने वाली विशेषताएं शारीरिक रूप से, इनमें ऐसी क्या खास बात है? जो हम्प होता है गाय का, जो देसी गाय का जो हम्प है, जो ऊंचा उठा हुआ है, इसके अंदर एक सूर्य केतु नाड़ी पाई जाती है। वो पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही प्राणी के पास है और वो है देसी गाय माता के पास। अब सूर्य केतु नाड़ी में ऐसी क्या विशेष बात है कि उसी के अंदर पाई जाती है? क्योंकि हमारे, आपने लिखा होगा कि जब हमारा राक्षसों का और देवताओं का मंथन चल रहा था, तो उसमें से कामधेनु गाय निकली थी। और कामधेनु गाय जब निकली थी तो उसमें से कुछ तो ऐसी विशेष बात होगी, कुछ तो ऐसा विशेष होगा कि जो देवताओं ने वो अपने हिस्से में ली, राइट? तो अब जो वो हम्प है, वो हम्प सूर्य केतु नाड़ी है। उसको हम लोग ब्रह्म नाड़ी भी बोलते हैं। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि जो हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी नक्षत्र हैं, राशियां हैं, ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, इनकी शक्ति का ये अवशोषण करती है, अपने अंदर एब्जॉर्व करती है। और वो एब्जॉर्वेशन जो है वो अपने गौमूत्र में, गोमय में और दूध में मिलाकर वो हमको देती है। अच्छा, ये जो पंचगव्य की आपने बात की है, और बड़े बड़े देखें आज आश्रमों में कहीं पर चिकित्सा का दावा किया जाता है पंचगव्य से, आप कैसे करती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग इस तक पहुंच नहीं पाते। आज भी उनका भरोसा एलोपैथी की तरफ है, क्योंकि वो जल्द उसका ट्रीटमेंट आपको दे देगी, जल्द आपको आराम दे देगी, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है। तो कैसे इसको आप? देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कतें हमें आती हैं आज के यूथ को लेके नहीं, बुजुर्ग लोग भी हमारे सामने आके बोलते हैं कि जी इसके अंदर ना बहुत गंदी दुर्गंध है। मैं उसी के ऊपर आज कटाक्ष करने जा रही हूँ। दुर्गंध में और गंध में अंतर है। गंध के आगे अगर आप दुर लगा देते हो तो दुर्गंध हो जाता है। अब आपने बात मान ली, दुर्गंध और गंध में अंतर क्या है। अब आप मेरे कहने से आप एक अपने आप ही प्रैक्टिकल करके देखिए कि जहाँ पर भी जर्सी गाय की गौशाला है,
जहाँ पर भी एमसीडी की गाय रखी जाती है, वहाँ पर आप हार्डली 2 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा दुर्गंध वहाँ पर आती है। मतलब मैं तो गौ सेवा करते हुए मुझे तो हो गए 10-12 साल, मैं वहाँ पे मुंह पर अपने हैंकी रख लेती हूँ कि मुझे वो बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अगर आप देसी गाय के गौमूत्र को स्मेल करोगे तो उसमें से एक आपको गंध नज़र आएगी, गंध आपको महसूस होगी, वो दुर्गंध नहीं होगी। तो मैं अपने भारतवासियों को बोलूँगी कि इससे पहले गौमूत्र विदेशी पेटेंट करवा ले तो इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं तो आज बहुत खुशकिस्मत हूँ, सौभाग्यशाली समझती हूँ कि एक बार मुझे फिर से आप लोगों ने बुलाया है। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कि अधिक से अधिक जितने भी आपके डेलियाइट्स हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं, वो नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जो भी है, और वहाँ के अपने क्षेत्र की देसी गाय अगर वहाँ पाई जाती हैं तो आपने गौ पालन शुरू करवा देना है। सीमा जी, एक अभी जो चर्चा आपसे की, आपने कहा कि गायें, देसी गायें रखी जाए, लेकिन आप एक विडंबना आप देखिए, आप दिल्ली में ही देखिए, जगह जगह पर हमने एक हमारा माइंडसेट बन चुका है कि जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, वो तो ये नहीं देखता कि वो देसी है या उसको वो छोड़ देते हैं। वो गायें जब सड़कों पर आवारा घूमती हैं तो गायों को लेकर एक लोगों का नज़रिया बदलता है। आप देसी गाय की बात कर रही हैं, आप एक दूसरे नज़रिए की बात करें, लेकिन आम जीवन में इसका कैसे संतुलन हो, कैसे लोग प्यार करें? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने पूछा, ये मेरा फेवरेट प्रश्न है। गाय का दूध तो सभी को जानते हैं, जब हमारी गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो सूर्य केतु नाड़ी जो है अपनी पूरी ताकत ट्रांसफर कर देता है गौमूत्र में। समझ रहे हो आप? जो भी वो शक्ति एब्जॉर्व कर रही है वो सारी ताकत दूध के बाद गौमूत्र में आती है। तो गौमूत्र उसका काम पे लें आप। अगर गौमूत्र आपको लग रहा है कि नहीं आप काम में ले पा रहे हो आप, तो उसका आप पेस्टिसाइड तैयार करो, आप उसको खाद पानी में। अब जैसे अब लोग इस साल आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, तो हमारी जो फाउंडेशन, शतरानी फाउंडेशंस हैं, उसकी हमारी एक नीलम वर्मा जी हैं, वो सीड बनाती हैं, सीड बॉल्स बना रही हैं। तो वो यही काम कर रही हैं, वो मिट्टी, गोबर और गौमूत्र में आटा जैसा गूंथ के सीड डालती हैं, और उसका वो कहीं भी आप डालें तो फ्लरिश, एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन पेड़ तैयार होने वाला है। तो आप गौमूत्र से मत सोचिए कि गाय का दूध ही काम का है, बल्कि गाय के दूध से भी ज़्यादा गौमूत्र काम का है। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे करता हूँ। गाय से आपका प्रेम है, आप उसको गाय से ही मूत्र चिकित्सा गाय की करती हैं। क्या कोई ऐसी टीम भी आपने तैयार की है कि जो गायों को लेकर जो प्रेम है वो बढ़े, उनको समझाए, उस तरह की कोई जागरूकता लाने की बड़ी आवश्यकता है? क्योंकि एक मिसपरसेप्शन अभी भी बना हुआ है। कुछ जो आधुनिक तथाकथित, मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा, वो आज भी इसको पिछली सोच का बताते हैं। ये एक विरोधाभास को, इस जड़ता को कैसे तोड़ देंगी सीमा जी? जो भी विरोधाभास करते हैं तो सबसे पहले आप उनसे एक ये प्रश्न ज़रूर पूछिए कि आप गाय को माँ क्यों बोलते हो, भैंस को माँ क्यों नहीं बोलते हो। पहला तो वहीं पे विरोध, आपका जो विरोधाभास है वहीं पे टूट जाता है। तो अब आप वो सामने वाला एकदम अचकचा के बोलेगा जी हमने यही सुना है, ठीक है। तो अब आप, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि क्यों हम लोग गाय को माँ बोला जाता है, यही कारण है कि जो गौमूत्र उसका इतना लाभकारी है। अभी आपने मुझसे ये पूछा कि हम इसको किस तरह से अवेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पिछले 2016 से मैंने गुरुकुल चला रही हूँ, जिसमें कि मैं पंचगव्य के ऊपर शिक्षा देती हूँ। मैं एक आचार्य के रूप में भी काम करती हूँ। और अभी इस गुरुकुल के दौरान मेरे लगभग कम से कम 2-2.5 हज़ार स्टूडेंट पढ़ के बाहर निकले हैं। और ये मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि वो मेरे विद्यार्थी नहीं होते हैं, मैं शहीद भगत सिंह तैयार करके बाहर निकालती हूँ। जितने भी मेरे विद्यार्थी पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं,
ऑल ओवर इंडिया में है, महाराष्ट्र में हैं बहुत सारे विद्यार्थी। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो कम से कम 65% लोग जो हैं वो आज भी गौ पालन कर रहे हैं और गौ पालन के साथ साथ एक भारतीय संस्कृति, विरासत और धरोहर को बचा के चल रहे हैं। तो इस तरह के जगह जगह एक, मैं तो कहूँगी कि एक विद्यालय खोलने की ज़रूरत है कि आप बताएं कि एक सब्जेक्ट ये भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बच्चे को सिखा दिया कि गौमूत्र किस काम का है तो उसको ज़्यादा साइंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो ऑटोमेटिक, आपने गौमूत्र का सेवन किया, आप ऑटोमेटिकली अपने डॉक्टर बन गए। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैंने कोई मेरा बहुत बड़ा दावा नहीं करती हूँ कि मैं बहुत बड़े डॉक्टर्स खड़ा करती हूँ, मैं आपको स्वचिकित्सक बना देती हूँ, इतना मैं दावे के साथ। सीमा जी, आप ने कहा कि मैं भगत सिंह पैदा करती हूँ और ये एक बहुत बड़ी क्रांति की बात होगी। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने एक ऐसा, आपका एक छात्र था जिसने तमाम विरोधाभास के बाद, गांव वालों के विरोध के बाद, अपने परिवार वालों के विरोध के बाद केमिकल की खेती नहीं करने का प्रण लिया और आज वो केमिकल खेती कर रहा है। इसके बारे में केमिकल फ्री, हाँ, केमिकल फ्री खेती कर रहा है। राइट। ऐसा एक ही विद्यार्थी नहीं है, ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं। और मुझे क्योंकि मालूम है कि मैं भी दिल्ली की पढ़ी लिखी एक महिला हूँ और जब मैंने गौ सेवा में कदम रखा तो मेरे परिवार वालों ने भी विरोधाभास किया, विरोध भी। देखो, क्योंकि जब आप एक लग्जूरियस लाइफ को छोड़ के गोबर और गौमूत्र में की ओर कदम बढ़ाते हो तो डेफिनेटली आपका बच्चा जाएगा तो बोले कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब, कौन पूछता है। दुनिया चांद पे पहुंच गई, दुनिया मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रही है और आप पीछे इतिहास की तरफ, गौमूत्र की तरफ जा रहे हो। तो उन सब को, उन सब विरोधियों का मैंने सामना किया और जो पहले मेरा विरोध करते थे आज वो गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं। तो जो समस्याएं मैंने अपने लिए मैंने करी हैं तो वो मैंने, अब मेरे विद्यार्थी जो भी आते हैं मैं उनको यही बोलती हूँ कि भाई सबसे पहले आपको विरोध का सामना करने के लिए जज्बा पैदा करना होगा। आप जज्बा पैदा करो कि किस तरह से आपका विरोध होगा, और होता भी है। क्योंकि हमारा परिवार एक मेल चाइल्ड से, यानी कि अपने एक पुत्र से पैसे की अपेक्षा रखता है कि पैसा लेकर आओ, घर का खर्चा चले और अपने आप, क्योंकि आपने अपने परिवार को चलाना है ना। यही अपेक्षा हम लोग भारतीय ये लोग करते हैं। और एक महिला से भी यही उम्मीद की जाती है कि तो भी घर का काम करो अपना, या तो जॉब करो, बैंक में जॉब करो, टीचर की जॉब करो। ये सब आप हम लोग एक क्राइटेरिया बना देते हैं अब लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, जबकि वो बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं। दिल्ली में भी एक मैं युद्धवीर सिंह हैं, कभी मौका मिला बुलाऊंगी उनको, तो आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं, मुझे गौ सेवा ही करनी है और इसी सेवा से मुझे अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने मोहल्ले को, समाज को स्वस्थ करना है। तो इतना बड़ा जब आप जज्बा लेके चलते हो ना, तो ये आसान नहीं है। दिस नॉट वेरी ईजी, कोई बहुत आसान रास्ता नहीं है ये। मेरे लिए अगर मुश्किल हो सकता है तो मेरे विद्यार्थियों के लिए भी मुश्किल हो सकता है। तो आज भी मैं अपने विद्यार्थियों का समस्याओं का समाधान करती हूँ। फ़ोन जब आते हैं और जब समाधान करके जब मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और वाकई मेरे आँखों में उस समय आंसू होते हैं और मुझे लगता है कि कितना जज्बा मैंने उन बच्चों के अंदर भर के यहाँ से भेजा है कि वो आज भी अडिग हैं। और मैं सभी उन विद्यार्थी से बोलूँगी कि अडिग रहो, हम आपके साथ हैं। और कहा भी तो जाता है, किसी की एक शेयिंग है कि एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पे चलने वाला व्यक्ति बनो। और ये जो हमारी संस्कृति है, खेती बाड़ी तो हमारी संस्कृति है, और उसको अगर गाय पर आधारित खेती बाड़ी हो तो फिर ये भारत कितना खुशहाल हो। और इसी पर एक बात करते करते कि आप मेंटल हेल्थ का भी करती हैं, मोटिवेशनल भी हैं, चेहरे पे चमक, खुशी कैसे लाई जाए, क्योंकि एक मानसिक अवसाद, मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा खतरा आज सोसाइटी के सामने खड़ा है। मेंटल हेल्थ ये भी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है और इस पे अगर बात करें तो शायद मेरे ख्याल से 20-25 घंटे भी नरेश जी कम है, क्योंकि जिस दोराहे पे आज हम लोग खड़े हैं, यह हमारा भारतवर्ष खड़ा है, उस दोराहे पर
अगर हम आज भी रोक लगा दें, क्योंकि लोग कहाँ से मार खाते हैं, लोग मार खाते हैं। मैंने अभी ये आपको पहले प्रश्न में आपने मुझसे पूछा था कि कैंसर से लोग डरते हैं, और डर कहाँ से उत्पन्न होता है? हमारे मन से। और मन क्या है? मन हमारे विचारों का एक पुलिंदा है कि जिस तरह के विचार हम लेते रहेंगे उस तरह का हमारा मन बन जाएगा। ठीक है, जब हम महिलाएं 40, 45 या 50 वर्ष की होती हैं, उस वक्त अक्सर महिलाएं, मेरे ख्याल से 80% महिलाएं सोचती हैं कि अब तो परिवार का बहुत काम कर लिया, अब मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। दिस इज़ द वेरी, मतलब बहुत ख़राब विचार है कि रेस्ट करना चाहती हूँ, या जैसे हमारे सरकार ने एक बनाई हुई है कि 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हो, तो दैट इज़ नॉट रिटायरमेंट, दैट इज रिटायरमेंट। अपने टायर को दोबारा से फिर से उसको रीजनरेट करके अब समाज के लिए। मैंने भी अपना परिवार संभाला है, परिवार बनाया है, लेकिन आफ्टर दैट, उसके बाद क्या? अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप समाज के लिए काम कीजिए। और आप कहेंगे कि जी मुझे तो बोलना नहीं आता, मुझे तो पढ़ना नहीं आता है, मुझे तो ये करना नहीं आता है, लेकिन दिस इज़ द वेरी राइट एज जब आप दोबारा से विद्यार्थी बनते हैं। आपने तो शादी के बाद ही अपनी पूरी अधेड़ उम्र पाने के बाद ही आपने यात्रा ये शुरू की है, गुरु की भूमिका में आप आई हैं जी। तो ये यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। When I was 42, I start my career. 42 में अक्सर लेडीज़ या जेंट्स सोचते हैं कि अब आधी उम्र तो निकल गई है, नाउ अब रेस्ट करते हैं। अब हमने एक ये थॉट अपने माइंड में डाल लिया कि अब हमें रेस्ट मोड में जाना है। तो जिस तरह से आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो, आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले ये करती हूँ कि नाउ व्हाट न्यू, आज क्या नया किया जाए। जैसे ही आप ये वाला एक विचार क्रिएटर के पास भेजते हो, तुरंत एक नया विचार आपके मन में आता है। देन आई स्टार्ट समथिंग न्यू, क्योंकि नया कुछ आप ऊपर वाला भेजता है। एक्चुअली आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। ये क्रिएटर का आदेशानुसार हम लोग काम कर रहे हैं। आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगी कि ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, क्रिएटर इनसे पूछवा रहा है। और अगर आप सोचेंगे कि सीमा स्वस्ति जवाब दे रही है, वो सीमा स्वस्ति जवाब नहीं दे रही है, वो ईश्वर जवाब देता है। और ईश्वर आपको वहीं पर लेके जाता है जहाँ पर आप जाना चाहते हो। तो अपने आप को हमेशा एक मोटिवेटेड मोड में रखना चाहिए। नेवर, कभी भी लूज मत छोड़ो अपने आप को। जहाँ पे भी आपने ढीला छोड़ा, क्योंकि जो कहते हैं ना कि वो मैंने हरियाणवी में बोलूँगी कि मन जो होता है ना, बंदर होता है। मैंने जब मैं हरियाणा में काम करती थी तो वहाँ पे यही बोलते थे कि जो मन बड़ा बंदर है, बंदर में गुलाटियाँ मारता रहता है। आज मन को ये चाहिए, आज मन को ये चाहिए, आज मन को ये चाहिए। मन को उतना ही दो जितना वो डिज़र्व करता है, उतना ही मन को देना चाहिए। डिज़र्व तो बहुत कुछ करता है, लेकिन उतना ही दो। अपने आप से पूछिए आप अपने मन को कि आपको क्या चाहिए। डेफिनेटली हर एक महिला, हर एक पुरुष ये नहीं चाहेगा कि मेरी जो अधेड़ उम्र के प्रौढ़ावस्था के बाद जो मेरी एज मतलब आने वाली है, आई है, मैं उसमें मायूस रहूं। हर कोई खुश रहना चाहता है। एवरीबडी wants to live happy and healthy, बट हाउ, कैसे? उसके बाद का वो क्वेश्चन मार्क जो होता है वो फुल स्टॉप लगा देते हैं। नहीं, आपने कहा कैसे, मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे कि ये कैसे होगा, क्योंकि आज जो मन रूपी बंदर है जो गुलाटियाँ मार रहा है वो तो सोशल मीडिया पे मार रहा है। जी बिल्कुल। और सोशल मीडिया पे क्या दिखाया जा रहा है? न्यूडिटी दिखाई जा रही है, पूरा नंगापन दिखाया जा रहा है, और वो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि शायद उसको आप सुनना भी नहीं चाहते। तो ऐसे में एकाग्रता तो जा रही है, तो फिर ये मेंटल हेल्थ और जो स्वस्थ, वो चीज़ों पे ध्यान कैसे जाए? देखिए, इसके लिए अगर हम थोड़ा सा पीछे चले, यानी कि जब हम छोटे थे तो सैटरडे संडे को मूवी आया करती थी, हम उसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे, है ना। और बुधवार को, शुक्रवार को चित्रहार आता था, हम बड़ा बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे।
अब आपके घर में टीवी है, आपके हाथ में फ़ोन्स हैं, तो 24 घंटे 24/7 कंटिन्यूसली आपके हाथ में एक मनोरंजन है, राइट? अब आप वहाँ का सिनेरियो दृश्य को देखिए और अब आप यहाँ का दृश्य को देखिए, तो ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। लेकिन अब क्या है कि फ़ोन में हमारा पूरा जीवन है। अब आप मुझसे ही पूछो कि सीमा जी क्या आप फ़ोन को छोड़ सकते हो, तो मैं डेफिनेटली नो, क्योंकि हम इतने आदी हो चुके हैं उन चीज़ों के। लेकिन मैं फिर हर बात में लगाऊंगी कि लेकिन अगर मैं चाहूँ, क्योंकि ये फ़ोन जो है हमने बनाया है, हमने पैदा किया है, तो जिसको हम पैदा करते हैं वो हमारे ऊपर डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, और जिसको हमने पैदा किया है हम उसके ऊपर डोमिनेंट रहें। ये मैंने सत्यार्थ प्रकाश से सीखा था कि लाड़न और ताड़न, अपने मोबाइल फ़ोन से उतना ही लाड़ करो जितना वो लाड़ डिज़र्व करता है, और उतना ही ताड़न अपने आप से करो जितना ताड़न आप डिज़र्व करते हो। बहुत खूब। ये तो आपने बिल्कुल यही जो हमारे संस्कारों में, हमारे ग्रंथों में जीवन जीने की कला सिखाई गई है, सिर्फ उसको बाहर जो है उन मोतियों को बाहर लेकर आने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल, जो आप काम बखूबी कर रही हैं। दूसरा ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एक मेंटल हेल्थ की बात हमने देखा है कि जो आज का युवा है वो अलग तरह से आधुनिकता की तरफ में जी रहा है। एक ऐसा परसेप्शन है कि जी आपने 40 की उम्र पार की है तो फिर आप अध्यात्म में जाइए, या फिर आप अपने उस पर चलिए, वो उसने सब कुछ कर लिया। लेकिन जो आज का युवा है वो स्मार्ट वर्क की तरफ जाता है, और आपने देखा होगा अक्सर वो एक बात कहता है, मेहनत मत करो, स्मार्ट वर्क करो। आप तो पुरुषार्थ करने की बात कर रही हैं, तो कौन मानेगा सीमा जी आपकी बात? देखिए, अभी आपने बोला कि पुरुषार्थ, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में अंतर है। हार्ड वर्क आपका शरीर करता है, स्मार्ट वर्क आपका ब्रेन करता है। जब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में संतुलन पैदा हो जाता है तो अपने आप ही आध्यात्मिकता आने लगती है। आध्यात्मिकता की कमी क्यों है, क्यों स्पिरिचुअलिटी की इतनी कमी आ रही है? क्योंकि हमारे और आपके अंदर एक असंतुलन पैदा होता जा रहा है। एक उस इम्बैलेंस को, उस असंतुलन को ख़त्म करने के लिए तो हटाना ही पड़ेगा, संतुलन तो लाना ही पड़ेगा। बाकी तो आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। अगर आप इस रास्ते पर नहीं आते हो, यू हैव नो ऑप्शंस। आपके पास तो दुख, बीमारियाँ, तनाव, कलेश, डिप्रेशन, ये सब खड़े हैं हमारे आसपास। ये सब चीज़ें खड़ी हुई हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पकड़ा किसको है। ऐसा थोड़ी ना है कि सीमा स्वस्ति की लाइफ में कुछ परेशानियां नहीं हैं, या सीमा स्वस्ति की लाइफ में कुछ उधेड़-बुन नहीं चल रही है, तनाव नहीं है, या बहुत चीज़ हर कदम पे हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इनको हंसते हंसते पार करते हैं, अब हम ये सोचें कि ये तो मिलना ही था। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, ये सभी जानते हैं, और अर्जुन के सामने उनका परिवार खड़ा था। तो आज हम जैसे बोलते हैं कि पैनिक अटैक, अक्सर आजकल यूथ को पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या अर्जुन को पैनिक अटैक नहीं पड़ा था कि हाथ कांप रहे थे, ज़ुबान कँपकँपा रही थी, आंसू में आंसू बह रहे थे, और मतलब आप पढ़िए गीता, और अपनी शरीर में से ऐसा हो रहा था जैसे प्राण खत्म हो गए हैं, उनको चक्कर आ रहे थे। तो दैट वाज अ पैनिक अटैक। अर्जुन को पैनिक अटैक ही तो था। अब वो पैनिक अटैक को कैसे दूर किया गया? श्री कृष्ण द्वारा गीता का पाठ पढ़कर। तो मैं तो बोलूँगी कि अर्जुन तो बहुत दुर्भाग्यशाली था कि उसको एक ही बार गीता पढ़ने को मिली। हमारे तो हाथ में गीता है, आप 50 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, दिन में सिर्फ एक पेज पढ़िए। मैं कहती हूँ आप सिर्फ एक श्लोक भी अगर आप गीता का पढ़ते हैं, मुझे मालूम है कि आज के यूथ को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके फ़ोन में तो है। तो आप अगर एक श्लोक भी पढ़ते हैं और उसका अर्थ को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आता, वही श्लोक आप कल फिर दोबारा से कीजिए। अपने आप को नरेश जी होमवर्क देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप मानसिक द्वंद्व से जीतना चाहते हो तो। लेकिन सामने वाला जीतना ही नहीं चाहता
तो मैं कितना भी बोलूं या कितना भी करूं तो वो नहीं कर पाएगा। स्वयं को सुधारना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वयं को सुधारने के लिए आज तो टिप्स का है, हर किसी को टिप्स चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। तो सीमा जी क्या शॉर्टकट देंगी खुश रहने के लिए? देखिए, टिप्स भी मिल जाएंगे लेकिन मैं शॉर्टकट कभी नहीं देती कभी शॉर्टकट पे नहीं चलना चाहिए। शॉर्टकट से क्या होता है कि आप हार्ड वर्क करने लगते हो। मैं यूथ को कहती हूँ स्मार्ट वर्क करो, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं अपने आप को खुश रखने के लिए। अब आदमी है, औरतें हैं, बच्चे हैं। अब बच्चों भी अक्सर बोलेंगे कि हमारी मम्मा हमें खुश नहीं रहने देती या हमारी टीचर्स हमें खुश नहीं रहने देती। हम तो खुश रहना चाहते हैं, है ना। अब ऐसे तो ये जो गर्मी अभी आई थी, गर्मी भी हमें खुश नहीं रहने देती। बरसात ज़्यादा आएगी तो बरसात भी हमें खुश नहीं रहने देगी। जब बहुत सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियाँ भी हमें खुश नहीं रहने देंगी। आखिर खुशी है कहाँ? कहाँ पाई जाती है खुशी? ऐसा कोई तालाब नहीं है या ऐसा कोई पहाड़ नहीं है या ऐसा कोई समंदर नहीं है कि जहाँ पर आप जाकर आप खुशी को तलाश लें। कोई भी जगह ऐसी नहीं मिलेगी आपको। अगर आप डिप्रेशन में हैं, लोग कहते हैं कि आप बाहर टूर, आपको हर महीने एक टूर करना चाहिए तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन आपको वापस आना तो उसी सिनेरियो में है, उसी दृश्य में वापस आना है, उसी संवाद में वापस आना है, उसी चरित्रों के बीच में आपको वापस आना है। तो क्या आप खुश रह पाओगे? नहीं। तो आप एक मोह जाल में फंसे हुए हो, खुशी ढूंढ रहे हो। ढूंढने की जरूरत है क्या खुशी? नहीं, लेकिन मुझे एक शायर का शेर याद आ गया खुशी में कि जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने मुलाकात कर ली। तो स्वयं से जो मुलाकात करने की बात है, स्वयं को खोजना, ये जो यात्रा है, ये हमारे ग्रंथों में, धार्मिक में, हर चीज़ में कहा गया है। आज के संदर्भ में सीमा जी, इसको कैसे अपने आप को खोजा जाए और कहाँ खोजा जाए? आपके शेर पे मुझे भी एक शेर याद है, ज़माना गुजर गया पर खुद से तारुफ ना हुआ। हमने खुद को ही नहीं जाना। अब से कोई मैं 20 साल पहले की सीमा को मैं अगर देखूं, सीमा से प्रश्न किया था कि सीमा को खुश रखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या मेरे हस्बैंड की या मेरे बच्चों की या मेरे सराउंडिंग्स में मेरे दोस्तों की, मेरे फ्रेंड्स की? किसकी जिम्मेदारी है? किसी की भी जिम्मेदारी नहीं। अगर आज मैं बीमार हूँ, अगर आज मैं किसी डिजीज़ से सफ़र कर रही हूँ या अनहैप्पी हूँ, तो इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ मैं, कोई ज़िम्मेदार नहीं है। मेरी खुशियों के लिए भी कोई ज़िम्मेदार नहीं है और ना ही मुझे बीमार करने के लिए कोई ज़िम्मेदार है। जिस दिन आप ये बात समझ लोगे कि हर एक दायित्व के लिए, हर एक चीज़ के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ, उस दिन आपको खुशी मिल जाएगी। क्योंकि हमें इतना आसान हो गया ये ब्लेम गेम करना कि जी मुझे फला आदमी खुश नहीं रहने देता, मैं सारा काम करके ऑफिस में ले जाता, लेकिन ये बॉस ने कुछ पिन आउट करना ही करना। जब आपको ये मालूम है कि ये पिन आउट करेगा, आप उसी थॉट को लेके ऑफिस के केबिन में घुसो कि पिन आउट तो मिलना ही मिलना है मुझे, दिस इज माई प्रसाद है ये मेरा। जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि मुझे पिन आउट मिलना ही है, मुझे ताना मिलना ही मिलना है, मुझे तो ये चीज़ मिलेगी, तो आपको खुशी क्यों नहीं मिलेगी? एक्सेप्टेंस नहीं है ना। सबसे बड़ी बात है कि हम सराउंडिंग्स में जितने भी करेक्टर हमारे आसपास हैं, जितने भी कम्युनिकेशंस हमारे आसपास होती हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, दोस्ती है, जितने भी हमारे रिलेशनशिप में हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आज आपने जो जानकारी दी है वो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, और हम आपको बताते चलते हैं कि स्वयं को खोजना, जैसा कि हैप्पीनेस एक्सपर्ट सीमा स्वस्ति जी ने हमें बताया है, वो तो एक रास्ता है ही है। दूसरा रास्ता है कि आपको प्रकृति के साथ संतुलन कैसे साधना है। उसके पास, हमारे पास गाय माता है, जिसके साथ जुड़कर भी हम अपनी खुशी को तलाश सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसे ही आपको ज्ञानवर्धक जानकारी ब्रॉडकास्ट मंत्रा पर मिलती रहेगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।